अच्छा, तो लेक्चर नंबर 3A। तो इसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो सीव एनालिसिस से हम करते हैं और हाइड्रोमीटर एनालिसिस से हम करते हैं। सीव एनालिसिस से हम कोर्स ग्रेन सॉइल की जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो करते हैं, और हाइड्रोमीटर एनालिसिस में जो है हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल की तरफ आते हैं। तो जो सॉइल होते हैं जिनका साइज़ 0.075 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, तो उससे उसको हम सीव एनालिसिस पे हम उसकी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सीव एनालिसिस मैंने आप डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि कैसे होता है। हमारे पास सीव्स होते हैं डिफरेंट नंबर के, और इस तरह हम प्रोग्रेसिवली पहले बड़े होते हैं, फिर स्मॉल स्मॉल इस तरह अटैच होते हैं, फिर हम इसको शेक करते हैं और फिर हम इस पर परसेंट फाइंडर फाइंड करते हैं। ये हमारे पास है ASTM स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है सॉइल की, कि हर जो सीव नंबर है उसकी ओपनिंग कितनी है, और उसके ऊपर जो सॉइल रिटेन होगा वो कौन से उसका क्या कहते हैं, मतलब जो सीव नंबर 10 तक हमारे पास रिटेन होगा तो उसको हम कोर्स सैंड कहेंगे, फिर मीडियम सैंड और फिर फाइन सैंड। तो फिर ये हमारे पास डिफरेंट सॉइल सिस्टम्स हैं ना, सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं। तो ये हमारे पास 4 सिस्टम हमने डिस्कस किए थे कि ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले की इनमें क्या साइजेस है में। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि सीव नंबर 4 का मतलब क्या होता है। तो सीव नंबर 4 मतलब कि एक लीनियर रेंज में हमारे पास चार ओपनिंग है, सिमिलरली टू एवरी सीव नंबर। मतलब सीव नंबर 6 जो है हमारे पास, उसमें एक लीनियर रेंज में 6 जो है होल्स होंगी, और फिर सीव नंबर 200 में एक लीनियर रेंज में हमारे पास 200 ओपनिंग्स। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। फिर मैंने इसका प्रोसीजर जो है आपको बताया था, और ये फार्मूला है। इसका फार्मूले का प्रूफ जो है आपको पोर्टल पे अपलोड हो चुका है, आप वहाँ देख सकते हैं। और इस फार्मूले से हम परसेंट फाइनर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सॉइल जिनका साइज़ 0.075 से कम हो, मतलब फाइन ग्रेन सॉइल हो, उसको हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस से करते हैं। हाइड्रोमीटर एनालिसिस में हमारे पास सेडिमेंटेशन साइलेंडर, ग्रेजुएटेड साइलेंडर होता है, और हमारे पास हाइड्रोमीटर जो है अपरेटस होता है। हम वहाँ पे उसमें हमारे पास 1000 ml तक ग्रेजुएशंस होती हैं। हम सॉइल ऐड करते हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि हमारे पास क्लॉटिंग वगैरह ना हो सॉइल की, और सॉइल ऐड करते हैं, और डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं 1000 ml की हाइट तक, वॉल्यूम तक। और फिर हम अपना जो है हाइड्रोमीटर अपरेटस जो है वो डिप करके हम रीडिंग्स नोट करते हैं टाइम टू टाइम। रीडिंग हमारे पास होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू को हाइड्रोमीटर रीडिंग की वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है आपके पास, जिससे हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है। ये फार्मूला है GS, जो कि है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल -1 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इन kg डिवाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये RH की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास इसमें थ्री करेक्शंस होती हैं, मिनिस्कस, टेम्परेचर और डिस्पर्सिंग एजेंट की जो करेक्शन होती है। तो मिनिस्कस करेक्शन जो है हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव ऐड होगा, क्योंकि जो वैल्यू हमें देता है वो कम देता है, इसलिए हमें ऐड करना होगा जो है MC जो है मिनिस्कस की वैल्यू को। देन हमारे पास टेम्परेचर करेक्शन होगा, तो टेम्परेचर करेक्शन आइदर इट विल बी पॉजिटिव और इधर इट विल बी नेगेटिव। सो हमारे पास ये, एक सेकेंड, ये आप वैल्यूज़ देख सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ की मतलब हमारे पास लेट से हमारे पास जो हाइड्रोमीटर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हो, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये देखिए, वाइल द टेम्परेचर इज़ लेस देन द रूम टेम्परेचर देन इट विल बी नेगेटिव। तो हमारे पास अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से लेस होगा तो फिर हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और हमारे पास जो है विस्कोसिटी कम हो जाती है जब टेम्परेचर कम हो। तो फिर हम वैल्यू ज़्यादा मिलती है तो हम इसको नेगेटिव करेंगे। फिर हमारे पास डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन हमने डिस्कस की थी, सही है, कि वो जब हम डिस्पर्सिंग एजेंट डालते हैं पानी में तो उससे पानी की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उससे हमारे पास जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग है वो ज़्यादा आती है, तो इसलिए हम डिस्पर्सिंग एजेंट की करेक्शन को हम नेगेटिव करेंगे, इससे माइनस करेंगे। तो ये फाइनल फार्मूला आर का हमें मिल गया। जो डायमीटर का फार्मूला है
उसका प्रूफ भी आपको मिल चुका है। और ये इफ़ेक्टिव लेंथ कैसे डिराइव हुई ये भी मैंने आपको उधर बताया प्रूफ्स में। और फिर ये हमारे पास कैलिब्रेशन कर्व है जो कि होता है इफ़ेक्टिव डेप्थ एल और हाइड्रोमीटर की रीडिंग जो होती है आर। एल के बीच में और आर के बीच में हम सेवरल रीडिंग्स लेते हैं, तो उससे एक हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आएगी, उसको हम कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। अच्छा, तो ये ऑफ कोर्स हाइड्रोमीटर एनालिसिस जो है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन है हमारे पास के जो बड़े साइज़ के सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी सेटल डाउन होते हैं, और जो छोटे जो साइज़ के सॉइल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से सेटल होंगे। तो ये इस प्रिंसिपल बेस है हाइड्रोमीटर एनालिसिस। फिर परसेंटेज फाइंडर की का जो फार्मूला है वो हम कैसे डिराइव करेंगे वो भी मैंने आपको डिराइव करके बताया प्रूफ्स में। और अच्छा, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। तो हमारे पास हाइड्रोमीटर एनालिसिस से हमें पता चल गया ना कि साइजेस क्या है इसकी जो सॉइल है, जो 0.075 मिलीमीटर से कम ग्रेन साइज़ की सॉइल है। फिर उसको उसका उसका हमारे पास सॉइल का डायमीटर पता चलता है एमएम में। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ इसके लिए नहीं होता, ये हमें ये भी बताते हैं, इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं ये हमें ये भी बताता है कि आइदर ये जो हमारे पास सॉइल है ये वेल ग्रेडेड है या गैप ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। ये हमें ग्राफ से ही पता चल जाता है। फर्स्टली हमारे पास ग्राफ से भी पता चलता है, और फिर हम बाद में कोई कोफिशिएंट जो है इसके लिए हम डिफ़ाइन करेंगे जो कि हमें ये बताएगा। तो ये देखिए आप ग्राफ परसेंटेज फाइनर, और अगर पार्टिकल डायमीटर का जो हम फाइनल ग्राफ बना लें आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, तो ये अब देखें ये वेल ग्रेडेड कर्व का ग्राफ है। ये लाइन जो है सही है। अच्छा, ये लाइन जो है ये वेल ग्रेडेड कर्व का लाइन है। मतलब वेल ग्रेडेड कर्व का लाइन हमें कैसे पता चलेगी कि इसमें ऑलमोस्ट सारे जो है साइज़ के पार्टिकल हमारे पास मौजूद होंगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये 1 मिलीमीटर से शुरू होके ये कहाँ तक जाता है 0.02 मिलीमीटर तक। इस तरह वेल जो है ग्रेडेड सॉइल है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम पुअरली ग्रेडेड का हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें सिर्फ एक टाइप के एक ग्रेन साइज़ के हमारे पास सॉइल मौजूद हो, एक ग्रेन साइज़ के सॉइल मौजूद हो। लेट्स से हमारे पास 3 टाइप के सॉइल ग्रेन्स मौजूद है सॉइल में। एक है हमारे पास लार्ज है, लार्ज साइज़ वाले हैं, एक हमारे पास मीडियम है, और लेट्स से एक हमारे पास है स्मॉल ग्रेन साइज़। तो वेल ग्रेडेड में हमें हमारे पास स्मॉल भी होंगे, मीडियम भी होंगे, और लार्ज पार्टिकल के जो सॉइल हैं वो भी होंगे। पुअरली ग्रेडेड में ऐसा नहीं होगा। पुअरली ग्रेडेड में सिर्फ हमारे पास या मीडियम होंगे, स्मॉल होंगे तो लार्ज नहीं होंगे, और अगर लार्ज और मीडियम होंगे तो स्मॉल नहीं होंगे। देखिए इसका डायमीटर ग्राफ से ही पता चल जाता है कि ग्राफ लाइन में हम अगर देखें तो ये देखिए सिर्फ 0.2 से लेके 0.05 तक हमारे पास ये लाइन आ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पुअरली ग्रेडेड है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड में हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें ये लाइन यहाँ पे गैप सी आ रही है। इससे हमें पता चलता है कि गैप ग्रेड में ये होता है कि लेट्स से हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स हैं, और बीच में से जो हमारे पास मीडियम सॉइल पार्टिकल्स हैं वो नहीं है, डायरेक्ट जो है स्मॉल पार्टिकल उसका मिक्सचर है। तो हमें ये पता चलता है। फिर हमारे पास इसमें एक और आता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। उसमें सिर्फ एक टाइप के सॉइल ग्रेन्स होते हैं, या मीडियम होंगे या लार्ज पार्टिकल्स होंगे या स्मॉल, मतलब सारे ग्रेन जो है वो सिमिलर। उसका ग्राफ कैसे बनेगी, उसका एक वर्टिकल लाइन बनेगी सिर्फ। मतलब लेट्स से हमारे पास 0.2 मिलीमीटर की एक सिर्फ उस साइज़ की हमारे पास सॉइल है, तो इस तरह वर्टिकल इधर लाइन बनेगी 0.2 पे। तो ये हम फाइनली जब हम सीव एनालिसिस भी कर लेते हैं और हाइड्रोमीटर एनालिसिस भी कर देते हैं, तो इन दोनों का ग्राफ हम कंबाइन कर लेते हैं। ये देखिए 200 तक, 200 जो हमारे पास हम क्या था सीव नंबर 200 तक हमारे पास परसेंटेज फाइनर और डायमीटर जो आया ये उसका ग्राफ इधर तक बन गया, जो कि हमारे पास कोर्स ग्रेन जो सैंड आता है उसका ग्राफ हमारे पास इधर तक बन जाएगा सीव एनालिसिस से। और इधर बाकी का ग्राफ जो है हमारे पास हाइड्रोमीटर एनालिसिस से हम बनता है। ये हाइड्रोमीटर एनालिसिस का ये जो डायमीटर है इसका फार्मूला भी गिवन है, प्रूफ भी मैंने किया है कि कैसे ये प्रूफ करना है। और ये हमारे पास परसेंटेज फाइनर
जो वर्टिकल लाइन पे है उसका फार्मूला भी मैंने, फार्मूला और प्रूफ दोनों हमने डिस्कस किए हैं कि कैसे करते हैं। तो ये फाइनल ग्राफ हमारे पास बनेगी इन दोनों टेस्ट करने के बाद, सीव एनालिसिस और हाइड्रोमीटर एनालिसिस के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेरिमेंट्स, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, ये दो हैं। फिर हमारे पास दो कोएफिशिएंट्स आते हैं। एक हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और दूसरा हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अच्छा, जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है ना, ये हमारे पास सॉइल, लेट्स से हमारे पास ग्राफ नहीं है ना, लेट्स से ग्राफ तो ज़रूरी है लेकिन लेट्स से हमारे पास नहीं है ग्राफ, तो ग्राफ देखे बगैर हम कैसे बताएंगे कि सॉइल वेल ग्रेजुएटेड है या पुअरली ग्रेजुएटेड है, ये इन सब का। तो ये बेसिकली ये जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है ये सब वेल ग्रेजुएटेड का हमें बताता है कि वेल कैसे है। तो ये फार्मूला है सी यू का D60 डिवाइड बाई D10। D60 मतलब ये वो जो हम पीछे ग्राफ में लेट्स से हम जाएं, ये लेट्स से D60, तो 60% फाइनल में आप वर्टिकल लाइन लगा लोगे और जो वैल्यू डायमीटर की आएगी वो वैल्यू हमारे पास D60 की वैल्यू है। सिमिलरली D10 की वैल्यू 10 पे हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे और जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा उससे हम हॉरिजेंटल डायमीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे। है, तो उससे हमारे पास D10 की वैल्यू आएगी। अच्छा, तो उससे हमें यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट पता चल जाएगा। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, अगर हमारे पास यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ग्रेटर देन 4 होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। और अगर हमारे पास लेट्स से सैंड हो, ग्रेवल ना हो, तो हम चाहेंगे कि हमारे पास सी यू की जो वैल्यू हो वो हमारे पास 6 के नीचे हो, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये वेल ग्रेडेड सैंड है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अच्छा, कर्वेचर हमारे पास जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ, ये ग्राफ के पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास, जो ग्राफ का शेप कैसे बनेगा वो हमें बताता है कि वो कैसे बनेगा। तो उसका फार्मूला ये ऐसा है कि D30 मतलब 30% फाइनर के सामने जो हमारे पास डायमीटर गिवन है वो उसकी वैल्यू, D60 की वैल्यू 60% फाइनर और D10 की वैल्यू 10% फाइनर। तो इससे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हम 1 और 3 के बीच में अगर होगा तो वो हमारे पास वेल ग्रेडेड ग्रेवल हमें शो करेगा। और अगर हमारे पास सिमिलरली सेकंड कंडीशन के लिए भी ऐसा है, सैंड के लिए, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए अगर 1 और 3 के बीच में चाहिए होगा। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इसलिए आया है ना कि यहाँ पे लेट से हमारे पास ये ग्राफ है, तो अगर हम यहाँ पे गैप ग्रेडेड ग्राफ भी देखें ना, इसका अगर हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फाइंड करें तो D60 हम लेंगे और D10 लेंगे, तो इसकी वैल्यू और जो वेल ग्रेडेड वैल्यू होगी वो सेम होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि ये इसका शेप ऑफ द कर्व जो है, इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द शेप ऑफ द कर्व। तो हम जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि ये गलती हमारे पास वैल्यू में ना हो, तो कि हमारे पास गैप ग्रेडेड है और वेल ग्रेडेड जो ग्राफ है उनमें हम फ़र्क कर सकें। तो फिर हमने दो कंडीशन लगाए वेल ग्रेडेड पे। फर्स्ट कंडीशन क्या लगाया हमने कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो है हमारे पास उसकी वैल्यू 4 से कम हो या 6 से कम हो। और सेकंड कंडीशन शेप ऑफ द कर्व के लिए कि हमारे पास जो सी की वैल्यू हो, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हो, वो 3 से कम हो, तो फिर हमारे पास वेल ग्रेडेड वो है सॉइल होगा। तो अगर इसमें हमारे पास लेट्स से हमारे पास सी यू की वैल्यू 4 से ज़्यादा आ जाए और ये इसकी वैल्यू 1 और 3 के बीच में फिर सही आ जाए, तो फिर भी हमारे पास सॉइल जो होगा वो पुअरली ग्रेडेड हो, वो वेल ग्रेडेड नहीं होगा। दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हमारे पास सॉइल वेल ग्रेडेड नहीं होगा, पुअरली ग्रेडेड होगा। तो अच्छा, ये हमारे पास था लेक्चर 3A के बारे में, क्योंकि हमने डिस्कस किया अभी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 3B पार्ट बी जो है इसका। तो इस लेक्चर 3A की समझ आ गई ना सबको? एनीवन, माइक कोई ऑन करे?
अच्छा, मैं समझाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, ये हमारे पास ग्राफ है, सही है। ये देखिए ग्राफ, हमें पता चलेगा कि ये वेल ग्रेडेड है अगर ये देखिए डायमीटर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, सही है। ये लॉग स्केल पे बनाया, लॉग स्केल पे इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम सादा स्केल पे बनाएं तो फिर ये बहुत लंबी लाइन चली जाएगी, मतलब 2 मिलीमीटर से शुरू होके अगर आप 0.05 मिलीमीटर तक लाइन बनाओ तो अगर आप स्केल भी करो तो वो काफ़ी बड़ी लाइन, इसलिए हम लॉग लॉग पेपर होते हैं, लॉग ग्राफ पेपर होता है एक लॉग स्केल के लिए, उस पे हम बनाते हैं। ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाता है। तो इस से हमारे पास ये वेल ग्रेडेड, देखें ये वेल ग्रेडेड की लाइन जो है, ये अगर एक एक सॉइल के लिए हम एक्सपेरिमेंट करें तो एक ही लाइन आएगी, सही है, दो तीन लाइनें नहीं आएंगी। या ये लाइन आएगी या ये ग्राफ बनेगा या ये ग्राफ बनेगा, तीनों एक साथ। ये सिर्फ डायग्राम शो करने के लिए कि ये लाइन अगर ऐसे लाइन आ गई तो ये लाइन हमारे पास शो करेगी कि ये पुअरली ग्रेडेड है। देखिए पुअरली ग्रेडेड की लाइन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से यहाँ पे ख़त्म होती है, मतलब 0.05 से लेके 0.2 या 0.3 तक हमारे पास इसकी रेंज है, सॉइल ग्रेन की रेंज है। तो ये पुअरली ग्रेडेड है। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या है कि हमारे पास लार्ज पार्टिकल भी हों, मीडियम पार्टिकल भी हों और स्मॉल पार्टिकल भी हों, सब इक्वल मिकदार में हों। जैसे कि वेल ग्रेडेड लाइन में आप देख सकते हैं, देखिए ये 1 से हमारे पास शुरू हुआ है 1 मिलीमीटर से, और देखिए इसकी रेंज ऑलमोस्ट 0.02 तक गई है और ये कंटिन्यू है आगे भी। तो इससे हमारे पास पता चलता है कि ये इसमें लार्ज पार्टिकल्स भी हैं, 1 मिलीमीटर वाले भी हैं, हमारे पास 0.2 वाले भी हैं और हमारे पास 0.02 वाले भी हैं। तो मतलब लार्ज भी हैं, मीडियम भी हैं और स्मॉल भी हैं। और सिमिलरली पुअरली ग्रेडेड में एक लेट्स से 0.5 से लेके 0.05 तक है, मतलब 1 मिलीमीटर वाले हैं ही नहीं। सिमिलरली हमारे पास यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ऐसा होता है कि सिर्फ 0.2 या सिर्फ 0.1 जो है मिलीमीटर वाला ग्राफ हो हमारे पास। तो लेट्स से हमारे पास सिर्फ मीडियम ग्रेन सॉइल हो ना, तो उसकी ग्राफ सिर्फ इस तरह वर्टिकल लाइन बनेगी बस। सही है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जल्दी से ये दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट क्यों वैसे नहीं की टाइम पे? नहीं, आज आपको सबमिट करनी थी, मैंने टाइम एक्सटेंड किया है आप लोगों के लिए वैसे। तो आप लोग क्लास में आया करो तो फिर आपको पता चलेगा ना। एक बंदा बोले ना। चल, ये क्लास, तो ये मैं आपको सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा ये असाइनमेंट के बाद, उसका मसला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए ना, उसमें सिर्फ लेक्चर 2 में जो फार्मूलाज हैं वही यूज़ होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं यूज़ होता। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लें, असाइनमेंट जमा कर लें, तो फिर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उससे कोई मसला नहीं है पेपर के लिए। आप मिल गई नहीं, आप खुद ट्राई करें ना लेक्चर 2 को देख के। चलें, आपके पास फ्राइडे तक टाइम है, आप ट्राई कर लो, फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा खुद ये प्रूफ करके, सही है। चलें, अब ये जल्दी से दूसरा लेक्चर करते हैं फिर। अच्छा, तो लेक्चर 3B, सही है, लेक्चर 3 का पार्ट बी।
तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, अटरबर्ग लिमिट डिस्कस करेंगे, सही है। ये भी सॉइल के रिलेटेड ही है। तो इस लेक्चर से पहले मतलब ये जान ले कि सॉइल के 4 स्टेट्स होते हैं, सही है। बेसिकली एक हमारे पास सॉलिड होता है, सॉलिड सॉइल हमारे पास होता है। फिर हमारे पास सेमी सॉलिड सॉलिड आता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। पहले सॉलिड होता है, फिर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, सेमी सॉलिड बन जाता है, फिर प्लास्टिक सॉइल बन जाता है, और लास्ट में बिल्कुल लिक्विड फॉर्म बन जाता है। वो बिहेव लाइक लिक्विड करता है, सही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सही है, अटरबर्ग लिमिट हम उसमें क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, सही है, अटरबर्ग, जो कि हमें ये मेथड जो है डिराइव किया किस लिए, कंसिस्टेंसी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, सही है, कि हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट जो है चेंज वेरी होता है। लेट्स से हम एक इलाके से सॉइल ले लें, दूसरे इलाके से सॉइल ले लेना, तो हमारे पास उधर भी मॉइस्चर कंटेंट चेंज होगा। और फिर हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। हर एक सॉइल का ये डिफरेंट होता है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट जो है हमारे पास, ये डिफरेंट होता है। तो इससे हमें फाइन ग्रेन सॉइल की जो है कंसिस्टेंसी के बारे में हमें पता चलता है। तो सही है, ये 4 ये याद रखना। मतलब सॉलिड होता है, फिर हमारे पास सेमी सॉलिड, फिर प्लास्टिक और फिर लिक्विड, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिक्विड लिमिट डिफाइन करेंगे कि लिक्विड लिमिट उस पॉइंट, मतलब ये सारे लिक्विड लिमिट भी मॉइस्चर कंटेंट है हमारे पास, इसकी वैल्यू, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू भी मॉइस्चर कंटेंट है, और श्रिंकेज लिमिट की भी। तो ये लिक्विड लिमिट उस मॉइस्चर कंटेंट को कहते हैं कि जब हमारे पास जो सॉइल है वो प्लास्टिक सॉइल से कन्वर्ट हो जाए लिक्विड सॉइल तक, लिक्विड स्टेट ऑफ सॉइल में। तो ये लिक्विड लिमिट हम उसको कहते हैं। फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कैसे करेंगे इन तीनों की। तो जो प्लास्टिक स्टेट ऑफ सॉइल से हमारे पास लिक्विड स्टेट ऑफ सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हम लिक्विड लिमिट कहते हैं, सही है। फिर प्लास्टिक लिमिट ये होता है कि वो मॉइस्चर कंटेंट जिसमें हमारे पास सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाए सॉइल, तो उसको हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। और सिमिलरली श्रिंकेज लिमिट क्या होगा कि हमारे पास सॉलिड से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। ये सारे मॉइस्चर कंटेंट है। तो द मॉइस्चर कंटेंट इन अच्छा, ये परसेंटेज में कैलकुलेट होते हैं, सही है। एट विच द ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरे स्टेट में हम जब शिफ्ट होते हैं ना, तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो सॉलिड से सेमी सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसको हम, उस मॉइस्चर कंटेंट को हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं, सही है। श्रिंकेज लिमिट इज, अच्छा, स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट, मतलब सॉलिड से सेमी सॉलिड। सॉलिड होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास पोर्स होते हैं, एयर वॉइड्स होते हैं हमारे पास। तो जब जब हम उसमें वाटर डालते हैं ना, तो वाटर, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, सही है, क्योंकि वो वाटर कहाँ जाता है, वो वाटर जो उधर पोर्स होते हैं, जो वॉइड्स होते हैं, उसमें चला जाता है, और इसकी जो सॉइल की जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये श्रिंकेज लिमिट का ये याद रखें कि श्रिंकेज लिमिट में हमारे पास वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगी। सॉलिड से सेमी सॉलिड में जब सॉइल जाती है तो उसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो वाटर कहाँ चला जाता है, वाटर उसके पोर्स में शिफ्ट हो जाता है, पोर्स में चला जाता है, तो वो सेचुरेटेड नहीं होता, सेचुरेटेड बन जाता है, तो फिर जो पोर्स होते हैं उसमें वाटर चला जाए, तो वॉल्यूम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सही है। सेमी सॉलिड सॉइल ऐसी होती है ना कि हम अगर हाथ में उसको लें तो हमें थोड़ा थोड़ा फाइन ग्रेन सॉइल हम फील कर सकते हैं अपने हाथ में। प्लास्टिक ऐसा होता है कि हम बिल्कुल लाइक मैजिक क्ले अगर आप ले लें, आपने अगर देखा हो कहीं, उसमें हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि फाइन ग्रेन सॉइल, वो बिल्कुल फुली मिक्स हुआ होता है। और फिर फाइनली लिक्विड जो है हमारे पास, लिक्विड स्टेट जो है उसमें वो बिल्कुल पानी की तरह बिहेव करता है, लिक्विड की तरह बिहेव करता है। और सॉलिड तो आपको पता है, जो सॉलिड सॉइल है हमारे पास हर जगह पे। अच्छा, ये देखें, ये वॉल्यूम और वाटर कंटेंट का एक ग्राफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सॉलिड स्टेट, सही है। सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट तक जब कन्वर्जन होती है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि सॉइल में अपने पोर्स होते हैं, सही है, उसमें एयर होता है। तो उस पोर्स की जगह अगर हम उसमें पानी ऐड करें तो उन पोर्स में पानी चला जाता है, इसलिए वॉल्यूम में कोई
चेंज नहीं आएगा सॉलिड से सेमी सॉलिड स्टेट तक जाने में। फिर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक तक जब हम जाते हैं चेंज होता है, तो फिर हमारे पास ऑफ कोर्स वॉल्यूम में चेंज होता है, क्योंकि जो पोर्स होते हैं सॉइल में वो फिल हो जाते हैं सॉलिड से सेमी सॉलिड तक। तो सेमी सॉलिड में हमारे पास उस पोर्स में तो जगह नहीं होती, तो ऑफ कोर्स बाहर से बाहर भी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ कंबाइन होगा, तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगी, क्योंकि वाटर जब एडिशन ऑफ वाटर से हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होता है। सिमिलरली फिर प्लास्टिक के वॉल्यूम उसके उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी उसमें ज़्यादा होता है, और फिर लिक्विड फॉर्म में तो ऑफ कोर्स उसका तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो ये अच्छा, फिर हम ये डिटरमाइन कैसे करते हैं, लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा है लैब में, ये टेस्ट किए हैं आप लोगों ने? हाँ, एनीवन? हाँ किया है ना, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट इस तरह ये सब किया है ना। अच्छा, बस ये अब हम डिस्कस करेंगे, सही है, आपको फिर लैब में भी ये सब कुछ काम आएगा अगर आप यहाँ सीख ले तो लिक्विड लिमिट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं एक सॉइल का, तो इसमें हम कैसे ग्रांडे अपरेटस यूज़ करते हैं, सही है। आगे पिक्चर आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये किया है, सही है, फिर तो अच्छी बात है। तो हम आपको पता होगा एक कप में हम सॉइल पेस्ट लेते हैं, फिर उसमें हमारे पास ग्रूविंग टूल होता है, उससे हम इस तरह ग्रूव ग्रूव लगाते हैं, सही है। ग्रूव की वो लेंथ कितनी होती है, 12.7 mm डिस्टेंस होती है। सॉइल में जो डिस्टेंस, इस तरह मैं बताता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 12.7 mm होती है, सही है। फिर फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ब्लोज लगाते हैं, मतलब उसको एट अ हाइट ऑफ 10 mm पे, वो ऑफ कोर्स वो पहले से सेट हुआ होता है इस तरह। ये हमारे पास कैसा ग्रांडे अपरेटस है, सही है। इसको हम इस तरह, मतलब वो सुई धागे की मशीन होती है, उस तरह गोल गोल हम घुमाते हैं, और ये ऊपर से नीचे स्ट्राइक होता है, इसको हम वन ब्लो कहते हैं, सही है। लिक्विड लिमिट के लिए हमारे पास हम रिजल्ट देखते हैं 25 ब्लोज के लिए, कि 25 ब्लोज में हमारे पास क्या मॉइस्चर कंटेंट है, हम उसको देखते हैं, सही है। तो एट अ हाइट, मतलब एक ब्लो में कितनी हाइट से ड्रॉप होता है, 10 mm से, 10 mm या 0.394 इंच की हाइट में हम एक ब्लो देते हैं, सही है। मतलब ये जो है ये कैसाग्रांडे अपरेटस, इसको हम वन एक दफ़ा मूव करें तो ये एक दफ़ा 10 mm की हाइट तक जाएगा और नीचे स्ट्राइक हो जाएगा वापस, तो इसको हम वन ब्लो कहते हैं, सही है। और ये हम ब्लो तब तक लगाते हैं जब तक ये डिस्टेंस इस तरह वापस मिल ना जाए, इस तरह जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ब्लोज लगाते रहेंगे, जब तक ये नहीं मिलेगा। लिक्विड लिमिट के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये 25 ब्लोज में कवर हो जाए। लेकिन खैर ये इतना आसान नहीं होता कि 25 ब्लोज में हमारे पास कवर ही हो जाए, इसलिए हम 3-4 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। 3-4 एक्सपेरिमेंट से हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लोज आते हैं, सही है। उन ब्लोज से जो हम सैंपल लेते हैं उसका हम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करते हैं, फिर मॉइस्चर कंटेंट और उन ब्लोज का हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ से हमारे पास चार, लेट से हमारे पास हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए, तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। उस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। फिर हम ब्लोज 25 ब्लोज को हमारे पास चाहिए, तो 25 ब्लोज से हम एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, और उस लाइन वो जो लाइन है वो हमारे पास जो हमने ग्राफ बनाया है उससे इंटरसेक्ट होगी, और इसके सामने जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास लिक्विड लिमिट की वैल्यू हमारे पास देगा। ये देखें, ये हमारे पास कैसा ग्रांडे अपरेटस है। ये स्पेचुला है, स्पेचुला अगर जब हम इसमें इस कप में हम सॉइल डालते हैं तो फिर इसकी मदद से हम इसका सरफेस जो है वो स्मूथ करते हैं। ये हमारे पास ग्रूविंग टूल है, इससे हम कट लगाते हैं, इस तरह कट, ये जो कट लगा हुआ है ये ग्रूविंग टूल की मदद से हम लगाते हैं। अच्छा, ये सॉइल स्पेसिमेन है, ये मॉइस्चर कैन्स है, मतलब लेट्स से कट लगा लिया हमने, ब्लोज दे दिए, तो फिर इसी जो सॉइल सैंपल का हम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करेंगे, तो वो इस कैन्स में डाल के ओवन में रख के 24 आवर्स तक
और फिर हम हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट हम कैलकुलेट करेंगे। इस कैंस को हम श्रिंकेज डिशेस भी कहते हैं। सही है, ये याद रखें। अच्छा, तो ये ग्रुप वगैरह। अच्छा, ये ग्राफ हमारे पास फाइनली, लेट्स से हमारे पास हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमारे पास 15 ब्लोज के लिए आ गया। सेकंड हमने किया वो लेट्स से 23 के लिए आ गया, 23 ब्लोज के लिए। थर्ड हमने किया वो 28, और लास्ट हमने किया 35 के लिए। सही है। उन जो ब्लोज का जो हमने मॉइस्चर कंटेंट फाइंड किया, तो मॉइस्चर कंटेंट और ब्लोज का हमने इधर पॉइंट लगा लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये हमने सारे पॉइंट लगा लिए, और फिर हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिए। सही है, ज्वाइन कर लिए इसको। हमारे पास ये लाइन जो बनी है हमारे पास, ये हमारे पास है फ्लो कर्व। जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसकी मदद से हमारे पास जो कर्व बनी है, ये उसको हम फ्लो कर्व कहते हैं। फिर लिक्विड लिमिट के लिए हमारे पास 25 ब्लोस के लिए हमें चाहिए होता है। तो मैंने आपको बताया कि 25 ब्लोस से इस तरह वर्टिकल लाइन बनाओगे, वो यहाँ पे स्ट्राइक होगी। सही है, और यहाँ से फिर इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा, वो हमारे पास लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल होगा। तो ये देखें यहाँ पे 40 है, 41, 42, तो लिक्विड लिमिट हमारे पास 42 आ गया, और परसेंटेज 42% हमारे पास लिक्विड लिमिट है। अच्छा, अगेन ये लॉग स्केल है, लेकिन आप लोग ये इस तरह भी बना सकते हो ग्राफ में। लेकिन अगेन अगर आप इस तरह 0 से स्टार्ट होगे और 50 तक बनाओगे, तो वो लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनेगी, तो इसलिए हम लॉग स्केल यूज़ करते हैं। सही है। नेक्स्ट, अच्छा हमारे पास लेट से हम एक्सपेरिमेंट ना करना चाहें ना, लेट से हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन हम ये ग्राफ नहीं बनना वगैरह कुछ मसला हो गया, हम डायरेक्ट जो है फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है लिक्विड लिमिट की डिटर्मिनेशन के लिए। ये हमारे पास वो है मॉइस्चर कंटेंट, जो हम ब्लोज दिए हमारे पास, एन जो है नंबर ऑफ ब्लोज रिप्रेजेंट करता है। फिर हम जो उस सॉइल सैंपल का मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करते हैं, ये डब्ल्यू एन, ये मॉइस्चर कंटेंट शो कर रहा है। ओके, वेट एक सेकेंड। ओके, अच्छा, ये टेंजेंट बीटा जो है, ये हमारे पास स्लोप ऑफ द कर्व है। ये लेट से हम यहाँ पे इधर लाइन लगा लें और हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। सही है। तो ये जो कर्व हमारे पास बनी है, ये कर्व, इसका जो स्लोप है, ये टेंजेंट बीटा की वैल्यू, ये वो वैल्यू है। सही है, ये वैल्यू। तो ये देखिए, एन जो है नंबर ऑफ ब्लोज है। सही है। जो डब्ल्यू एन है वो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है, और टेंजेंट बीटा जो है ये हमारे पास स्लोप ऑफ द फ्लो लाइन है। ये बेसिकली इसकी वैल्यू ज़्यादातर सॉइल्स के लिए 0.121 होती है। तो लेकिन हर एक के लिए नहीं, ये स्लोप फाइंड करना होता है। लेकिन ये खैर फार्मूला कोई यूज़ भी नहीं करता, सब ग्राफ से हम लिक्विड लिमिट फाइंड करते हैं। लेकिन अगर एनी वन वांट्स टू डू इट, तो ये फार्मूला है। और इसकी ज़्यादातर सॉइल के लिए वैल्यू है हमारे पास 0.121। तो लिक्विड लिमिट आप लोगों ने खैर लैब में किया भी है, तो आपको समझ तो आ गई होगी सब। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट जो है डिटर्मिनेशन। ये सबसे सिंपल टेस्ट है इन तीनों में से। तो प्लास्टिक लिमिट हमारे पास क्या होता है, हाँ, हम सॉइल सैंपल लेते हैं और हम उसका पेस्ट बनाते हैं। सही है। हमें कोई पता नहीं है कि कितना पानी डालना है, बस पेस्ट नॉर्मली बना लो, जो जैसे भी बना सकते हो। तो फिर हमें बाद में पता चलेगा कि इसमें और पानी ऐड करना है या नहीं। तो लेट्स हमने एक सैंपल लिया, उसका पेस्ट बनाया, और उसको हम इस तरह रोल करेंगे। इसमें बताता हूँ, इस तरह थ्रेड्स बनाओगे, इस तरह, ये जो सॉइल है, इस तरह हम रोल रोल करके करके हम थ्रेड्स बनाएंगे। ये जो रॉड आपको दिख रही है ना, ये रॉड, इसका डायमीटर जो है वो है 3.2 mm। तो ये हमारे पास, हम इतना जो ये सॉइल का जो थ्रेड है हमारे पास, हम इसकी डायमीटर की जितना बनाएंगे। अगर हमारे पास ये सॉइल का थ्रेड 3.2 mm तक बन के टूट गया, तो फिर हमारे पास प्लास्टिक लिमिट डिटरमाइन होगा। लेट से हम बना रहे हैं, ये थ्रेड्स बना रहे हैं, और वो इससे भी छोटा हो के वो तब भी बन रहा है, टूट नहीं रहा, तो मतलब ये हमारे पास प्लास्टिक लिमिट में नहीं आता। फिर हम उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, और फिर से ये दोबारा ये प्रोसेस करेंगे।
So the plastic limit is defined as the moisture content in percent at which the soil crumbles, मतलब टूट जाता है when roll into threads of 3.2 mm in diameter. सही है, जब हम 3.2 mm की डायमीटर तक पहुंचे और वो हमारे पास जो हमारे पास थ्रेड बनाया, रोल करके हमने थ्रेड बनाया था, वो टूट गए, तो वो फिर हमारे पास प्लास्टिक लिमिट है। जब टूट जाए तो फिर वो वही जो टूट गए हैं वो उठा के कैन में डाल के उसका हम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करते हैं, और वो मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास प्लास्टिक लिमिट होता है, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू होती है। सही है। अच्छा, तो ये एक 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ कोर्स हम करते हैं, फिर उसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो ही हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब लेट्स से एक की 30% आ गई, फिर 40%, और फिर लेट्स से 50% मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू, उसका हम एवरेज लेंगे, और जो एवरेज वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू होगी। सही है। फाइंड द मॉइस्चर कंटेंट फॉर दो सैंपल, टेक द एवरेज विच विल बी द प्लास्टिक लिमिट रिजल्ट। सही है। तो ये रॉड हमारे पास है, ये 3.2 mm इसकी डायमीटर होती है। इस तरह हम थ्रेड्स बनाएंगे। सही है, ये इजी एक्सपेरिमेंट है। थ्रेड्स बनाएंगे, अगर इस इतना बन गया और टूट गया तो हमारे पास प्लास्टिक लिमिट का एक्सपेरिमेंट सही है। अगर ये टूटा नहीं और इस तरह इससे पहले टूट गया या इसके बाद में टूट गया तो एक्सपेरिमेंट दोबारा से करना होगा। पहले टूट गया मतलब हमारे पास पानी ज़्यादा है और इसको ड्राई करना है थोड़ा, तो वो ड्राई करोगे, और अगर बाद में टूटा तो फिर पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे। तो ये प्लास्टिक लिमिट का हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास श्रिंकेज लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट एक्सपेरिमेंट समझ गए या नहीं? एनीवन? जल्दी से बताएं, जल्दी। ओके, गुड। अच्छा, श्रिंकेज लिमिट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये थोड़ा लंबा भी है मेरे ख्याल से। तो श्रिंकेज लिमिट टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो श्रिंकेज डिश होती है हमारे पास, जो कैंस जो मैंने आपको डायग्राम में बताए थे, उसको पोर्सिलीन डिश भी कहते हैं, मॉइस्चर कैंस भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। सही है, श्रिंकेज डिश हम कहेंगे। सही है। सो पहले हम इसको ये डिश लेंगे, उसका जो इनसाइड होगा वो हम ऑयल से या पेट्रोलियम जेली एनीथिंग, कि वो जो हम सॉइल उसमें डालें कि वो वहाँ पे स्टक ना हो। सही है। तो वो हम पेट्रोलियम जेली से लेके उसको कम्प्लीटली फिल कर लेंगे। फिर हम एक सॉइल सैंपल लेंगे, उसका हम पेस्ट बनाएंगे। सही है। और उसको उस कैन में फिल कर देंगे स्पैचुला की मदद से। ऊपर से जो सारा जो एक्स्ट्रा सॉइल है वो हम हटा देंगे। सही है। और हम उस जो हमने जो श्रिंकेज डिश में हमने अभी अपना सैंपल रखा, वो हम ओवन में रख के 24 आवर्स तक, ताकि वो फुली ड्राई हो जाए। सही है। तो हम वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल इज डिटरमाइंड डिपिंग इन मरकरी। अच्छा, जो हमारे पास फिर ओवन से जो 24 आवर्स के बाद हमारे पास जो ड्राई सॉइल बन जाती है, उसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और वो वॉल्यूम हम किससे फाइंड करेंगे? मरकरी की मदद से। मरकरी की मदद से इसलिए, हम वाटर से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सॉइल है ना, तो अगर हम वाटर में डिप करके हम इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहें तो फिर ये सॉइल जो है वाटर सक करती है, तो फिर ये यूज़ नहीं कर सकते फिर हम। फिर क्योंकि सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट भी चेंज आएगा, क्योंकि वाटर है। मरकरी ऐसा है कि लिक्विड जैसा बिहेव करती है, लेकिन वो जो है सॉइल जो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो हम जिस श्रिंकेज डिश में हमने वो रखा था वेट सॉइल, वही श्रिंकेज डिश लेंगे, उसको हम मरकरी से पूरा फिल करेंगे। सही है। पूरा फिल करके हम उसको जो हमारे पास ओवन ड्राइड सॉइल है वो हम इसमें डिप करेंगे, तो जो एक्सेस मरकरी होगा वो नीचे गिर जाएगा, तो वो हमारे पास वेट ऑफ द मरकरी होगा। तो फिर हमारे पास डेंसिटी ऑफ मरकरी का फार्मूला है कि वेट वेट या मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, और हमारे पास डेंसिटी ऑफ मरकरी भी है। डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होती है? 13.6 ग्राम पर cm3, ये वैल्यू और डेंसिटी ऑफ मरकरी की है। सही है। डेंसिटी ऑफ मरकरी भी आ गया, और हमारे पास मास मास जो डिस्प्लेस हुआ है, जो हम डिप करते हैं ना ओवन ड्राइड सॉइल को, तो उसकी मदद से जो मरकरी बाहर निकल आता है, उसका वेट हम करेंगे। वो वेट उसको हम डेंसिटी पे डिवाइड करके हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल आ जाएगा। सही है। मास द मास ऑफ मर्करी डिस्प्लेस टू डेंसिटी
ऑफ द मर्क्यूरी विल गिव अस द, सही है, मास को हम डेंसिटी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द ड्राइड सॉइल आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम हमारे पास आ गया, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं V1 या VI, सही है। ये फार्मूला जो है ये गिवन है श्रिंकेज लिमिट का, सही है। ये WI है हमारे पास, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, इसका जो फार्मूला है ये है मास 1, मतलब पहले जो मास था वेट सॉइल का था उसका मास आप फाइंड करोगे। और फिर M2 जो है, जो ओवन से ड्राई होके जो सॉइल आ गया, उसका मास भी हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंट में। तो M1 वो हो गया वेट सॉइल वाला, M2 जो हमारे पास फाइनल जो ओवन ड्राइड वाला सॉइल आ गया वो हो गया। V1 जो है हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल। अच्छा, और अच्छा ये VF है। VI जो है हमारे पास, जो श्रिंकेज डिश का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो होता है हमारे पास। सो इस ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम श्रिंकेज डिश लेंगे, उसमें हम मरकरी पूरी भर देंगे, सही है। तो उसमें जितनी भी मरकरी आती है उसका वेट करके डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द श्रिंकेज डिश। तो श्रिंकेज डिश की वॉल्यूम आ गई और ओवन ड्राई सॉइल की वॉल्यूम आ गई। ये दो वॉल्यूम हम मरकरी के थ्रू फाइंड करेंगे, सही है। जो वो श्रिंकेज डिश का इनसाइड है उसका वॉल्यूम, और जो ओवन ड्राइड सॉइल है उसका वॉल्यूम। ओवन ड्राइड सॉइल का कैसे फाइंड करेंगे, ओवन ड्राइड सॉइल जो है हम डिप करेंगे उसमें, तो जो वेट बाहर आ गया, जो मास बाहर आएगा, उसको हम डेंसिटी पे डिवाइड करके वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ VF निकाल लेंगे, सही है। और ओवन ड्राइड सॉइल, और VI जो है हमारे पास श्रिंकेज डिश का वॉल्यूम है। M1 जो है हमारे पास वेट सॉइल का मास, M2 जो है हमारे पास ओवन ड्राइड सॉइल उसका मास है। तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला आप याद कर लो। इससे हमारे पास श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट, मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट होगी, ये भी मॉइस्चर कंटेंट की है। अच्छा, फिर हमारे पास 3 इंडेक्स आती है, सही है। इंडेक्स भी हमारे पास बहुत जो हमें बताती है सॉइल के बारे में। हमारे पास लेट फर्स्ट है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लेट से हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू हाई आ गई, सही है, ज़्यादा वैल्यू आ गई। तो ज़्यादा वैल्यू हमें शो करेगा, मतलब 40 आ गई इस तरह, तो वो हमें शो करेगा कि ये क्ले है। और अगर इसकी कम वैल्यू आ गई तो ये सिल्ट हम कंसिडर करेंगे। ये हम अटरबर्ग लिमिट्स, ऑफ कोर्स ये हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं ये सारे टेस्ट, कोर्स ग्रेन नहीं होता। तो फाइन ग्रेन में आइदर इट विल बी क्ले और आइदर इट विल बी सिल्ट। तो अगर इसकी लो वैल्यू आ गई तो हमारे पास सिल्ट होगा सॉइल, और अगर इसकी हाई वैल्यू आ गई तो हमारे पास क्ले होगा, सही है। इसका फार्मूला क्या है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, लिक्विड लिमिट की जो वैल्यू आएगी माइनस प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू, तो इससे हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, सही है। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंपॉर्टेंट इन क्लासीफाइंग फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी होती है, क्ले एंड सिल्ट। सो ये हमें इसको क्लासीफाई करने में मदद देती है। ये देखिए आप, इसमें लिखा है, लेट्स से हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो उसका मतलब है कि लिक्विड लिमिट जो है वो प्लास्टिक लिमिट के इक्वल है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये वो सॉइल जो है वो नॉन प्लास्टिक है, वो भी लिक्विड स्टेट में है। सेकंड 1 से 5 सो स्लाइटली प्लास्टिक, सो ये सारे हमारे पास डिस्क्रिप्शंस हैं। अच्छा, देन है हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स हमारे पास है मेजर ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ, सही है। हमारे पास सॉइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, मतलब लेट से हमारे पास सॉइल हम ड्राई कर लें उसको, मॉइस्चर मॉइस्चर हम कंटेंट कुछ डाल के ड्राई हो जाए, तो आइदर इट विल बी ब्रिटल और आइदर इट विल बी प्लास्टिक, वो जल्दी से टूटेगा या कुछ डिफ्लेक्शन करके प्लास्टिक बिहेवियर होगा। तो इससे हमारे पास सॉइल स्ट्रेंथ के बारे में, हमें लिक्विडिटी इंडेक्स के हमें बताते हैं सॉइल स्ट्रेंथ के बारे में, सही है। इसका फार्मूला क्या है, ये नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब जो हमारे पास जब हम सॉइल साइड से लाते हैं किसी भी साइड से, उसका जो स्टार्टिंग में जो मॉइस्चर कंटेंट होगा नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, ये वो वाला मॉइस्चर कंटेंट है, -PL जो प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय PI जो कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। So liquidity index is the ratio of the difference in natural water content, सही है, water content between natural water content of soil and its plastic limit to its plasticity index.
तो ये इसको डिफाइन कर रहा है सिंपल, ये फार्मूला है इसका लिक्विडिटी इंडेक्स का। तो ये देखें, लेट्स से हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स 0 से कम आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सॉइल है वो सेमी सॉलिड है, वो उसकी बिहेवियर क्या होगी, वो ब्रिटल बिहेवियर होगी उसकी, वो जल्दी टूट जाएगी, जल्दी फ्रैक्चर होके टूट जाता है, जो टूट जाएगा मतलब हमें कोई टाइम नहीं मिलेगा। और लेट्स से हमारे पास 0 और 1 के बीच में हमारे पास वैल्यू हो, तो यही हमें चाहिए, प्लास्टिक स्टेट ही हमें चाहिए बेसिकली, कि 0 और 1 के बीच में वैल्यू हो लिक्विडिटी इंडेक्स की, तो वो हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल जैसा बिहेव करेगा। और फाइनल लो स्ट्रेंथ, जो कि लिक्विडिटी इंडेक्स जब 1 से ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी लो होगी और वो लिक्विड जैसा बिहेव करेगा, मतलब ज़्यादा विस्कस होगा, लिक्विडिटी की तरफ ज़्यादा होगा लिक्विड लिमिट की तरफ। अच्छा अच्छा, ये थोड़े एग्जांपल्स हैं। हाँ, फर्स्ट एग्जांपल जो है श्रिंकेज लिमिट के जो है रिलेटेड है। तो इसमें हमारे पास वी आई दिया हुआ है, गिवन है, जो कि मैंने डिस्कस किया कि क्या है। वी एफ गिवन है सी एम क्यूब में, सही है, ये याद रखिए, यूनिट्स का आप खास ध्यान रखें। एम वन भी गिवन है वेट सॉइल का मास, एम टू भी गिवन है ड्राई सॉइल का मास। तो श्रिंकेज लिमिट हमने फाइंड करना है, तो इसमें रो डब्ल्यू जो है वो गिवन नहीं है, तो रो डब्ल्यू ऑफ कोर्स आपको याद करना होगा कि रो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, ग्राम पर सी एम क्यूब की यूनिट्स में हमारे पास वो 1 होती है, सही है। और फिर अच्छा, तो इसको सिंपल जो है फार्मूला जो है, ये हमारे पास श्रिंकेज लिमिट का फार्मूला है, सही है। इसमें वैल्यूज पुट कर लें, एम वन की वैल्यू क्या है 44 ग्राम्स, एम टू की वैल्यू पीछे गिवन है, सारी वैल्यूज़ गिवन है, सिंपल इसमें पुट करना है आपको। और पी डब्ल्यू की वैल्यू सिंपल, इस प्रॉब्लम में क्या है, इस एग्जांपल में कि आपको पी डब्ल्यू जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो याद रहे, कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपको ये याद हो और श्रिंकेज लिमिट का फार्मूला पता हो तो ये एग्जांपल बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ मसला नहीं है। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि ये जो वैल्यू आए ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट की जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में ही गिवन होती है, सही है। मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज होता है, सिंपल इसके साथ भी 100 मल्टीप्लाई किया हुआ है कि क्योंकि ये, ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये हमने लेट्स से सॉइल सैंपल लिया, सही है, उस पे हमने लिक्विड लिमिट के टेस्ट किए, सही, लिक्विड लिमिट के हमने 5 टेस्ट किए, 5। तो फर्स्ट टेस्ट हमने किए तो 10 ब्लोस पे हमारे पास वो गैप जो है, ग्रूव का गैप फिल हो गया। तो फर्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ ब्लोस 10 है, सेकंड में 19, थर्ड में 23 और फिर 27 एंड देन 40। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्लोज आ गए, सही है। और फिर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ब्लोज उस सॉइल सैंपल का हमारे पास हम मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट कैलकुलेट करेंगे। तो 10 ब्लोज का जो मॉइस्चर कंटेंट है, 10 ब्लोज के सॉइल सैंपल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 60% है। सिमिलरली 45.2 और 39 ये गिवन है, सही, ये गिवन डेटा है सारा। तो हमारे पास फिर प्लास्टिक लिमिट के जो वाटर कंटेंट की दो वैल्यूज़ भी गिवन है, मतलब प्लास्टिक लिमिट को फाइंड करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक की वैल्यू 20.3% आ गई, सेकंड की वैल्यू 20.8% आ गई, सही है। हमने डिटरमाइन क्या करना है, लिक्विड लिमिट फाइंड करना है, हमने प्लास्टिक लिमिट फाइंड करना है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स फाइंड करना है, लिक्विडिटी इंडेक्स फाइंड करना है। लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए हमें क्या चाहिए, ज़रूरी है नेचुरल वाटर कंटेंट, जो कि यहाँ पे गिवन डेटा में गिवन है, क्योंकि उसके फार्मूले में है W नेचुरल वाटर कंटेंट, तो उसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तो ये गिवन है। फिर वाइड रेशो, अच्छा वाइड रेशो का फार्मूला आप लोग याद कर लें कि अगर हमारे पास लिक्विड लिमिट गिवन हो और स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन हो, तो वाइड रेशो का फार्मूला होगा लिक्विड लिमिट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, सही है। अच्छा, और फिर पूछ रहा है कि इफ़ द सॉइल वर टू बी लोडेड टू फेल्यूर वुड यू एक्सपेक्ट अ ब्रिटल फेल्यूर। अच्छा, ब्रिटल फेल्यूर अब हमने किस में डिस्कस किया था, लिक्विडिटी इंडेक्स में, सही है। इधर मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, ये देखें, ब्रिटल फेल्यूर कब होगा, जब हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन ज़ीरो। तो अगर हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ गई तो फिर वो ब्रिटल बिहेवियर होगा। अच्छा
अच्छा, तो लेट्स से प्लास्टिक लिक्विड लिमिट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हम ग्राफ बनाएंगे, सही है, वाटर कंटेंट का और नंबर ऑफ ब्लोज का। नंबर ऑफ ब्लोज और वाटर कंटेंट का ग्राफ बनाने के बाद 25 ब्लोज से हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे, वो उस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, और फिर उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से हम हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे जो कि हमारे पास वाटर कंटेंट की वैल्यू देगा। वही वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के इक्वल होगा हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट प्लास्टिक लिमिट फाइंड करना है। प्लास्टिक लिमिट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दो गिवन है, तो सिंपल इन दोनों का एवरेज लेना है, 20.3 प्लस 20.8 डिवाइडेड बाई 2। सो वो ये करके हमारे पास प्लास्टिक लिमिट भी आ जाएगा, सही है। अच्छा, ये देखें, नंबर ऑफ ब्लोज हॉरिजेंटल पे। अच्छा, लेट्स से ये पेपर में आ जाए तो लॉग स्केल पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, स्केल से आप लोग बनाओगे ग्राफ। और ऊपर हमारे पास वाटर कंटेंट है, सही है, 5 वाटर कंटेंट की वैल्यूज़ गिवन है, 5 डॉट्स बन जाएंगे आपको आपके पास। फिर डॉट्स को आप ज्वाइन करके 25 ब्लोज से इस तरह वर्टिकल लाइन और फिर हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारे पास, वो वैल्यू हमारे पास लिक्विड लिमिट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 38 है, तो 38% लिक्विड लिमिट। अच्छा, प्लास्टिक लिमिट, सो 20.3 प्लस 20.8 डिवाइड बाई 2, सिंपल एवरेज लेना है। अच्छा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स उसकी उसका फार्मूला लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट हमारे पास 38 है, प्लास्टिक लिमिट हमारे पास 20.6 है, तो वैल्यू क्या आएगी 17.4%। फिर लिक्विडिटी इंडेक्स हमारे पास नेचुरल वाटर कंटेंट जो कि गिवन है क्वेश्चन में, प्लास्टिक लिमिट जो हमने अभी फाइंड किया 20.6, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स वो 17.4 अभी फाइंड किया। तो इस फार्मूले में सिंपल वैल्यूज पुट करके 0.39 ये आंसर आ गया, सही है। अच्छा, 0.39 आ गया, अब हम पीछे जाते हैं। 0.3, अच्छा 0.39 जो है वो 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, सही है। तो 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं उसका फेल्यूअर जो है ब्रिटल नहीं होगा, सही है। वो उसका फेल्यूअर जो है प्लास्टिक मटेरियल, एज अ प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करेगा। तो इधर क्या पूछ रहा है, इधर पूछ रहा है इफ द सॉइल वर टू बी लोडेड टू फेल्यूअर वुड यू एक्सपेक्ट अ ब्रिटल फेल्यूअर, सो नो, इट वोंट, वी वोंट एक्सपेक्ट अ ब्रिटल फेल्यूअर। अच्छा, अच्छा, वाइड रेशो सिंपल, लिक्विड लिमिट जो कि 38% है, 38% को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके 0.38 बन जाता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू भी गिवन है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास वाइड रेशो की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट तो है ब्रिटल फेल्यूअर, ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू जो हमारे पास आई है लिक्विडिटी इंडेक्स की वो 0 और 1 के बीच में है, तो हमारे पास ये एज अ प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करेगा, ब्रिटल मटेरियल नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, so that's it for the lecture today.